स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो ये मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का भी मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर को देख लिया है और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है ना सीधे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं भाई, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सीधा साधा पूछ लिया हो। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाया गया है और बच्चे अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके जो भी आंसर है उसको हम जानते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक चीज़ को आप समझिए, बारीकी से समझिए, चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो भाई ये जो हमारा मतलब पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको पढ़ना था और उसके बाद जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का कार्य था। अब देखिए भारतीय संविधान सभा का कार्य क्या था, मेन काम तो भाई संविधान बनाना था। और संविधान किस लिए बनाया जा रहा है, कानून बनाने के लिए, है ना। कानून क्या है, एक तरीके से संविधान में ही सभी कानूनों का वर्णन किया गया है। तो अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना तो क और ख दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है क और ख दोनों, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा को का निर्वाचन हुआ। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था, है ना। 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ था। वैसे क्रिप्स मिशन का भी योगदान है, लेकिन यहाँ पे मेन जो योगदान था वो कैबिनेट मिशन का था, तो आपका ये कैबिनेट मिशन सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किस आधार पर कार्य कर रही है। तो भारतीय संविधान जो है ना वो विचार विमर्श के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी। विचार विमर्श, जो भी संविधान सभा में जो भी विचार विमर्श होता था उसके अकॉर्डिंग संविधान जो है वो कार्य कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया गया है और आपको इसको रीड करके आपको सही उत्तर लगाने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है वो चुनाव व्यवस्था के आधार पे ये पैराग्राफ लिखा गया है, पैराग्राफ तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर किस चुनाव प्रणाली का जिक्र किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो जिस प्रणाली का जिक्र किया गया है वो है जो सबसे आगे जीत उसकी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस चुनाव व्यवस्था का वर्णन किया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि इस चुनाव प्रणाली में कौन सा सुधार अपेक्षित है ना, मतलब कौन से सुधार की ज़रूरत है। तो अगर आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, राजनीति में अपराधीकरण को रोकना, है ना। तो भाई ये आपका सुधार होना ज़रूरी है, मतलब राजनीति में क्या किया जाए, अपराधीकरण को रोका जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है, उपरोक्त अवतरण में वर्णित चुनाव प्रणाली की कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो व्यवस्था है ना बिल्कुल सरल और स्पष्ट है, जिसको हर एक व्यक्ति समझ सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, सही होगा, स्पष्ट विकल्प होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रखा है वैसे कि हमारे पास क्या है भाई, इसमें स्पष्ट विकल्प होता है आपके पास कि आप किसको मतलब वोट देना चाहते हैं, पार्टियाँ कौन सी है, दल कौन सा है, सबको आपको पता होता है और विकल्प होता है आपके पास। तो स्पष्ट विकल्प एक विशेषता हम इसमें इसके बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम बताएंगे सही उत्तर। उसके बाद है, भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित आयु है। भारत में मताधिकार के लिए आपको पता है भाई 18 वर्ष, 18 या उससे अधिक वर्ष के जो लोग हैं वो मत दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो ये भी पैराग्राफ के आधार पे है क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर लिखना है ना। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई क्या एक राजनीति व्यवस्था के लिए भी खेलों के नियम जैसे कुछ नियम होने चाहिए। तर्क सही उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप अपना तर्क दे सकते हैं कि जैसे एक खेल को चलाने के लिए ना, गेम को चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए,
है ना, ताकि गेम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसी तरीके से ऐसी व्यवस्था मतलब ऐसे नियम जो है राजनीति में भी होने चाहिए, क्योंकि राजनीति में आपको पता है कि अपराधीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। और मतलब अब जो अशिक्षित लोग होते हैं, अशिक्षित भी चलो ठीक है, लेकिन जिनको कुछ समझ नहीं है राजनीति का, कुछ भी नहीं पता, माफिया टाइप के होते हैं, है ना, डॉन लोग होते हैं, उनका राजनीति में जो वर्चस्व है वो बढ़ता है और अपने तरीके से क्या करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं और फिर शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो उनको ऐसे मतलब कुछ नियम कायदे होने चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों का प्रवेश राजनीति में ना हो, है ना। उस बार इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका कौन और किस प्रकार निभा रही है। तो भाई भारतीय चुनाव व्यवस्था में जो मतलब एक निष्पक्ष अंपायर की जो भूमिका निभाती है वो चुनाव आयोग, जो कि भारत में हर प्रकार के चुनाव का आयोजन करवाती है ना। लोकसभा, विधानसभा के जो भी चुनाव है उसका आयोजन चुनाव आयोग करवाती है और उसके लिए बहुत सारे कार्य करती है। वो मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का तारीख तय करना या फिर मतगणना करना, ये सारे काम जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है। चुनाव आयोग ही करती है वो सारे काम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पैराग्राफ को रीड करके आंसर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपरोक्त समस्या के निवारण के लिए कौन सी, इसमें हमें पैराग्राफ को एक बार रीड करना होगा। देखिए हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या है भाई, संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिनमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे, मतलब किसी एक व्यक्ति को महत्व ना दिया जाए, है। उसके अलावा है संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित होगी, है ना। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया, संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं बता रखी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपरोक्त समस्या के निवारण के लिए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था का भारतीय संविधान में स्थान दिया है। तो भाई भारतीय संविधान में किसी एक व्यक्ति का महत्व ना हो उसके लिए हमने कौन सी व्यवस्था अपनाया है, संसदीय व्यवस्था अपनाया है ना। संसदीय व्यवस्था में क्या है कि जो मतलब कार्यपालिका है, विधायिका है, वो जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अंकुश नहीं हो सकता है यहाँ पे, ये अपना मतलब ये निरंकुश नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका, विधायिका ये सब क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो इनमें जो मतलब आपको पता है कि विधायिका या कार्यपालिका के जो सदस्य है उनका जो भी चुनाव होता है आपको पता है वो मतलब समय आने पे उनको जनता क्या करेगी, हटा देगी, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन इसी में है कि यहाँ व्यक्ति पूजा से क्या अभिप्राय है। व्यक्ति पूजा से मतलब है कि ये किसी एक व्यक्ति को महत्व दिया जाए, है ना। व्यक्ति पूजा का मतलब क्या है, जैसे कि हम उत्तरी कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहाँ पे किंग जोंग उन है, वहाँ पे क्या है, व्यक्ति पूजा को महत्व दिया गया। एक ही व्यक्ति शासन पे कई सालों से मतलब शासन कर रहा है और उसको हटाना मतलब नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ का वो निरंकुश शासक है। ये व्यक्ति पूजा हो गया, इससे एक व्यक्ति को महत्व देना, ठीक है, ये बता देना। आप देखिए चित्र आधारित क्वेश्चन है। चित्र को देखिए, संसद है ना। संसद में क्या है, ये नेता लोग अलग अलग मंत्रालय के नेता है और ये क्या कर रहे हैं, पैसे लेने आए हैं भैया। अब सभी मंत्री जो भी मंत्रालय है उनको अपना मतलब चलाने के लिए, भाई अपने मंत्रालय को चलाने के लिए, अपने काम को करने के लिए धन की ज़रूरत होगी, है ना। अब ये संसद क्या कर रही है, धन का बंटवारा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद आंसर जो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको तुम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त कार्टून में संसदीय नियंत्रण किस प्रकार दर्शाया गया है। तो संसदीय नियंत्रण इस प्रकार से दर्शाया गया है कि जो संसद है वो मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखती है, किसका, धन का बंटवारा करके, है ना, धन का सही से उचित बंटवारा करके। और अगला क्वेश्चन है कि क्या यह स्थिति व्यवहारिक है, तर्क दीजिए। हाँ बिल्कुल व्यवहारिक है भाई, बिल्कुल मतलब सही है चीज़। और क्योंकि भाई संसद अगर मतलब सही तरीके से अपने मतलब जो भी बजट है उसका सही से आवंटन नहीं करेगी तो फिर चीज़ों को मतलब चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ा बनाने वाला था भाई, आपको अपना लॉजिक लगा के आंसर देना था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है भैया, वो है विधायिका के पास, ठीक है। ऑप्शन ख यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान है तो संविधान का अर्थ बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, बुनियादी सिद्धांतों का समूह जिसके आधार पर
राज्य का निर्माण व शासन होता है। ठीक है ना। तो बुनियादी नियमों सिद्धांतों का समूह है संविधान, जिसके माध्यम से एक देश बना है और उसका शासन भी चलता है इसके माध्यम से। तो ये संविधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से होता है। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, है ना, प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य बनाएंगे, जिसमें समाज मतलब, और आगे आप देख लेना। तो इस टाइप से हम भारत के लोग से ये जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने डैश की मांग उठाई थी। तो अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी भाई 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने। ठीक है, ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 10वां भाई, व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यहाँ किस अधिकारों की बात की जा रही है? तो ये है मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी है? हमारे संविधान की है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही है। 11वां क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में संतुलन पैदा करने की कोशिश की। इस आधार पर संविधान को लचीला व कठोर दोनों स्वरूप प्रदान किए गए। उपरोक्त कथन संकेतक है, मतलब किस चीज़ का संकेत करता है कि भाई भारतीय संविधान में मतलब संतुलन बनाने के लिए क्या किया गया? इसको कठोर और लचीला दोनों बनाया गया है। तो इसीलिए ये जीवंत दस्तावेज दर्शाता है। मतलब इसमें बदलाव होते रहते हैं भाई, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जीवंत दस्तावेज हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक प्रणाली की नहीं है? तो संघात्मक प्रणाली में आपको पता है कि भाई शक्तियों का बंटवारा दो सरकारों के बीच में किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना। और ज़्यादातर में आप देखेंगे कि दोहरी नागरिकता भी होती है, दोहरी शासन व्यवस्था हमने बात कर ली, है ना। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और लिखित संविधान होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का आप देखेंगे तो यहाँ पे अलिखित संविधान दे रखा है, जो कि क्या होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि विशेष संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकारिया कमीशन कब नियुक्त किया गया? देखिए, सरकारिया कमीशन है उसका जो मेन काम था वो था केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो भी मतलब शक्तियों का जो बंटवारा है वो करना सही तरीके से, मतलब कोई विवाद ना हो, उस चीज़ को निपटाना। वैसे मैं डेट की अगर बात करूँ ये कब किया गया था, तो अभी देखो मैं गूगल पे अभी सर्च मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं सीधा आके क्वेश्चन पेपर का PDF बना के अभी मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बनाने के बाद क्या करूँगा, सर्च करके आपको पिन कर दूँगा, कमेंट में पिन कर दूँगा। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप में से अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जो सरकार दिन प्रतिदिन के कार्यों तथा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान करे वह व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था क्या है भाई? स्थानीय व्यवस्था है ना, छोटे लेवल की शासन की व्यवस्था, यानी कि स्थानीय व्यवस्था कहलाएगा ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो 74वां जो संवैधानिक संशोधन जो था वो नगरीय स्वशासन से है ना, नगरीय क्षेत्र का जो स्थानीय शासन है उससे संबंधित है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। तो भाई राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था उसका मेन पर्पस ही था पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए इसका गठन किया गया था। और मतलब इसका मेन कार्य यही होता है, पंचायती जो राज है उसके चुनाव करवाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह संकेत मिलता है, मतलब किस बात का संकेत मिलता है कि भाई जो महिलाएं हैं वो लगातार अपनी मतलब भूमिका राजनीति में दिखा रही है, सहभागिता दिखा रही है। ठीक है, तो इसका मेन जो रीज़न है हम यहाँ पे देखते हैं, 4 ऑप्शन है। पंचायती राज में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, महिलाओं की सामाजिक सहभागिता, महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। देखिए महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार है वो तो शुरू से ही है ना, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे अगर मैं चारों ऑप्शन की बात करूँ तो चारों ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है आपका वो क्या हो जाएगा? सही है। पंचायती राज में महिलाओं की जो सक्रिय भूमिका बढ़ रही है ना, इस कारण महिलाएं जो है वो राजनीति में अपनी सहभागिता को और ज़्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें एकहरी नागरिकता को तरजीह दी जाती है, महत्व दी जाती है। एकहरी नागरिकता वैसे आ जाएगा। देखो भारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में एकहरी नागरिकता ये दी गई है।
राज्य की नागरिकता आपको नहीं दी जाती है। वैसे हम अपने आप को राज्य के नागरिक मानते हैं, जैसे कि आप बिहार से हैं तो बिहार आप अब बिहार के नागरिक मानते हैं अपने आप को, जो पंजाब से हो पंजाब का नागरिक मानता है। लेकिन भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। तो एक हरी नागरिकता यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक हरी आप लिख देंगे बस, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का आरंभ संवैधानिक रूप से वर्ष 1993 में हुआ था। संवैधानिक रूप से 1993 में स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसी में अथवा में है कि महात्मा गांधी डैश के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के समर्थक थे, है ना, अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते थे वो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ही गंभीर प्रक्रिया, मतलब गंभीर कठिन प्रक्रिया है, और इसके माध्यम से बहुत ही कम राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपोलीय क्षेत्राधिकार से क्या नहीं, वैसे ये लाइन जो है वो गलत है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, ये होगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायपालिका की वह क्षेत्राधिकार है, कोई भी ऊंचे न्यायपालिका जो भी मान लो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी वह क्षेत्राधिकार है, जिसके माध्यम से वो अपने से निचले जो अदालत है ना उससे कोई भी जो केस है उसको अपने पास मंगा सकती है अपील करके, ठीक है। तो यह अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय शासन व्यवस्था का आधार जन सहभागिता तथा सार्थक भागीदारी है। बिल्कुल भाई, स्थानीय शासन का तो मेन काम ही यही है कि भाई जन सहभागिता बढ़ाना है, जो लोग हैं वो राजनीति में रुचि ले, है ना। इस कथन के संपेक्ष में स्थानीय शासन व्यवस्था को कोई 2 लाभ बताइए। देखिए, स्थानीय शासन व्यवस्था के लाभ आप बताएं ना, तो ये क्या है कि स्थानीय शासन व्यवस्था ना आपके सबसे नज़दीक की शासन व्यवस्था है। आप अगर आपको कोई समस्या का समाधान करना है तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप पहले पंचायत के मुखिया के पास जाएंगे, ना कि सीधा आप सीएम के पास पहुँच जाएंगे, है ना। तो आप लाभ ये है कि सबसे पास नज़दीक की शासन व्यवस्था है, और जल्दी से जल्दी आपको क्या मिल जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये आप 2 लाभ लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है कि भाई संघात्मक शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। संघात्मक शासन की कोई 2 विशेषता आपको इसमें लिखनी है। भाई देखिए, पहले तो भाई संघात्मक शासन में क्या होगा, 2 स्तर की शासन व्यवस्थाएं होगी। 2 जो शक्तियों का बंटवारा है वो 2 स्तर पे किया जाएगा, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, लिखित संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था में। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटिजन किसे कहा जाता है। तो नेटिजन का मूल अर्थ होता है, अब वैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है इंटरनेट यूज़ करने वाले, है ना, इंटरनेट प्रयोग करने वाले आप कह सकते हैं। इस टाइप से इसका आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन की भैया मतलब अगला क्वेश्चन है 25वां, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधान को संपेक्ष में लिखिए और तर्क देकर बताइए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 मौलिक अधिकार है ना, उसमें से सबसे आखिरी वाला जो मौलिक अधिकार है ना उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यार इस अधिकार के माध्यम से मैं अपने 5 मौलिक अधिकार को बचा सकता हूँ। अगर मेरे किसी भी 5 मौलिक अधिकार का, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, या फिर और भी कोई और जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर किसी भी अधिकार का मेरा हनन होता है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, न्यायालय में जा सकता हूँ और अपने अधिकार को बचा सकता हूँ, है ना। तो अम्बेडकर जी ने इस संविधान के अधिकार को, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों का या संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के पीछे कौन से कारण थे, स्पष्ट कीजिए। भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। संघात्मक व्यवस्था में आपको पता है कि भाई शक्तियों का जो बंटवारा है ना वो 2 स्तर पे किया जाता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। बाकी छोटे से छोटे लेवल पे भी होता है, कुछ प्रांतीय स्तर पे भी किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपनाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, भारत ने क्यों अपनाया होगा। देखो यार, भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ, मारकाट हुआ, तो हम चाहते थे कि यार केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली बने, है ना, प्रांतों की तुलना में। तो हमने शक्तियों का बंटवारा तो किया, केंद्र सरकार को हमने ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, राज्य सरकार को उतनी शक्तियाँ नहीं दी गई। तो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भी एक संघात्मक व्यवस्था को हमने अपनाया। भारत क्या है, एक विशालकाय देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते हैं, है ना। तो उनकी मतलब उनका भी क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके देश में, राजनीति व्यवस्था में,
ठीक है। तो इसलिए भी हमने क्या किया, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। लोगों का जो समाधान है, मतलब समस्याओं का समाधान है, वो छोटे से छोटे स्तर पे भी हो जाए, ये भी आप एक रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे बनाने वाले हैं भैया। रटे रटाए आंसर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, आपको बनाना पड़ेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आपके विचार में हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों ज़रूरत है? स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? तो देखो यार, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा ना तो यार देश की शासन व्यवस्था ना चरमरा जाएगी, सही से शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी, है ना। जो सरकार है वो अपनी मनमानी करने लगेंगी, है ना, अपने तरीके से कानून बनाएंगी जो लोगों के लिए सही हो ना हो। संविधान का भी पालन सही से नहीं हो पाएगा, तो संविधान का पालन करवाने के लिए भी हमें न्यायपालिका चाहिए। संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका, है ना। न्याय करने का मेन काम है इसका, लोगों को उचित न्याय दिलाती है, जो अपराधी है उनको सज़ा देने का काम करती है। तो इस कारणवश हमें न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत है, और वो किसी के ऊपर मतलब डिपेंड होकर काम ना करे, उसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो। अगला है इसी में कि जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है? देखो यार, जनहित याचिका के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति जो पीड़ित नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है ना। तो गरीबों की मदद कर सकता है। मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो वकील नहीं कर सकते हैं, वो कहीं मतलब कुछ मतलब नहीं हो सकता है उनके साथ, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, न्यायालय में याचिका दायर करके उस गरीब व्यक्ति की मदद कर सकता है, और उस पर उसके जो भी मतलब समस्या है उस पर सुनवाई हो सकती है। तो इस तरीके से गरीबों की मदद हो सकती है जनहित याचिका के माध्यम से। 28वां क्वेश्चन है, आपके विचार में स्थानीय स्वशासन को अधिक मजबूत करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए? भाई, जो स्थानीय स्वशासन है, यानी कि जो आपका ग्रामीण स्तर की जो शासन व्यवस्था है, या नगरीय स्तर की जो छोटे स्तर की जो शासन व्यवस्था है, जिसको हम स्थानीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, जो कि हमारे सबसे नज़दीक की शासन व्यवस्था है, उसमें कौन से सुधार, उसको ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हमें कुछ सुधार करने होंगे। जैसे कि भाई सबसे पहला सुधार तो ये होना चाहिए कि जैसे अगर हम ग्रामीण लेवल के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत कम है। वहाँ पे पुरुष लोग ही अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं, है ना। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए कि अगर वो कहीं से चुनाव जीतती है तो मुखिया के पद को खुद संभाले, उसका पति ना संभाले। ठीक है, एक अच्छा बजट मिलना चाहिए इनको यार, मतलब बजट बढ़िया होगा जब भी जाके तो ये शासन व्यवस्था को सही से चला पाएंगे। तो इनके लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इनका चुनाव समय समय पे हो, ठीक है, तो चुनाव के लिए भी प्रावधान किए जाए। ठीक, और भी पॉइंट बता सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है, अथवा में स्थानीय शासन की उपयोगिता लिखिए। भाई, स्थानीय शासन की उपयोगिता क्या है? देखिए, स्थानीय शासन की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि आपके सबसे नज़दीक की शासन है ना, सबसे नज़दीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आपको क्या मिल सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा स्थानीय शासन की एक और उपयोगिता है कि छोटे लेवल पे होने की वजह से लोगों की जो राजनीति में जो जागरूकता है ना, लोगों का राजनीति में जो रुचि है, कह सकते हैं रुचि बढ़ने लगी है, क्योंकि आसपास के उनके लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर उनके बारे में जानते हैं, तो अच्छे लीडर को वो क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें क्या है कि महिलाओं को भी भाई 1/3 सीटें आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का भी राजनीति में रुचि बढ़ रहा है, तो ये भी एक उपयोगिता में आप ये पॉइंट भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी देश के लिए संविधान का प्रारूप बनाना हो तो आप किस प्रकार के तार्किक प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित करना चाहेंगे? देखो भाई, मैं मान लो इंडिया का अगर संविधान बनाता हूँ या किसी भी देश का संविधान बनाता हूँ, तो मैं किस तरीके का संविधान बनाऊंगा? संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कि देश के अकॉर्डिंग, मतलब देश में जो भी सांस्कृतिक विविधता है, राजनीतिक विविधता है ना, सामाजिक विविधता है, उन सभी चीज़ों का नुमाइंदगी हो सके, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, चाहे वो हमारे पिछड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब है ना, नीच जाति के लोग, सबका भलाई हो सके, ऐसा संविधान में बनाना चाहूँगा। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था, अगर कुछ लोगों को बहुत पुराने समय से दबाया जा रहा है तो मैं आरक्षण की व्यवस्था करूँगा। ठीक है, मैं एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन करूँगा जो कि देश के लिए चुनाव करवाए। लोकतांत्रिक संविधान को मैं बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक माध्यम से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, ऐसी सरकार में ऐसा संविधान में बनाना चाहूँगा। तो अपने हिसाब से भाई बनाना था, तुम लोगों को आंसर लिखना था। आगे देखते हैं, इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों का पालन करने के पीछे मात्र यही भावना निहित नहीं होती कि उसके पीछे कानून की शक्तियों का कार्य कर रही है।
बल्कि अन्य अनेक कारण और भी है। और मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझना है, मेरे को भी समझना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों का पालन करने के पीछे, मतलब संविधान के जो भी प्रावधान है उसका पालन करना होगा, तो उसके पीछे यही भावना निहित नहीं होती कि उसके पीछे कानून की शक्तियाँ कार्य कर रही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई वो कानून है तो ही हमें पालन करना है संविधान के सिद्धांतों का, बल्कि अन्य अनेक कारण और भी होते हैं। आपके दृष्टि से ऐसे कौन से कारण है जो आपको संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, वर्णन कीजिए। देखिए यार, संविधान का पालन हमें क्यों करना चाहिए? आप खुद सोचिए कि अगर संविधान का पालन नहीं होगा तो देश में अव्यवस्था छा जाएगी, है ना। मार काट, गुंडागर्दी, दहशत का माहौल होगा बिना संविधान के, क्योंकि सारे नियम, कायदे, कानून संविधान में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान का पालन हमें करना चाहिए। एक शांतिपूर्वक व्यवस्था को कायम करना है तो, लोकतंत्र को बढ़ावा देना है तो, है ना, शासन को सुचारू रूप से चलाना है तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के फलस्वरूप महिलाओं की मौजूदगी भारतीय राजनीति में एक नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है। इस कथन के संदर्भ में कोई 4 तर्क दीजिए। भारतीय राजनीति में क्या है ना, स्थानीय स्वशासन ने महिलाओं की भूमिका को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि महिलाएं जो है राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई है। उनकी रुचि महिलाओं की रुचि जो है वो राजनीति में बढ़ी है, और वो अब क्या कर रही हैं, चुनाव लड़ती है, इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पे जीत भी रही है और शासन व्यवस्था को भी चला रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, घर से बाहर निकल रही है महिलाएं, ठीक है। इस टाइप से आंसर बताना है आपका। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन कीजिए। देखो भाई, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे ऊपर आपका जिला पंचायत, उसके बाद आपका प्रखंड होता है ना, और सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्तर पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इन तीनों के बारे में आपको इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। देखो, मैंने दोनों क्वेश्चन को रीड किया है। 31वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और दोनों मेरे को मिलते जुलते लग रहे हैं। मैं एक बताऊंगा तो आप दूसरा भी उस तरीके से कर दोगे। क्वेश्चन 31वां है, राजनीति सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है? कोई 3 तर्क देकर व्याख्या कीजिए। तो राजनीति विज्ञान की प्रासंगिकता का मतलब है इसकी उपयोगिता क्या है आपके लाइफ में, है ना। एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हो आप, तो इसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, सिंपल उपयोगिता आप बता सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में ना हम बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुत सारे विचारकों के सिद्धांत पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं भैया। जैसे कि अरस्तु के बारे में पढ़ते हो, सुकरात के बारे में पढ़ते हो, है ना, प्लेटो के बारे में, चाणक्य के बारे में पढ़ते हो आप लोग राजनीति। तो इन सभी विद्वानों को समझने का मौका मिलता है, उनके जीवन को समझ सकते हैं, उनके विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। राजनीति किस तरीके से कार्य करती है ना, राजनीति में कौन कौन से प्रावधान है, किसी देश को कैसे चलाया जाता है, शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, ये सब कुछ हम राजनीति में ही पढ़ते हैं। तो इसलिए भी राजनीति क्या है, उपयोगी है और इसकी प्रासंगिकता बची हुई है, ठीक है। राजनीति को हम कहते हैं शासन करने की कला है। ये शासन को कैसे चलाया जाएगा ये भी आप जानना चाहते हैं तो राजनीति को आपको पढ़ना होगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। नीचे वाला भी जो है सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता ही लग रहा है। आप मिलता जुलता आंसर लिखेंगे आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का था। बाकी इवनिंग शिफ्ट का भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना। मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना यार, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।